हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास गिवन है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितने फॉर्मूले हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, उनको बारी बारी से हम लोग नोट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सभी फॉर्मूले हम लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीपी को। सबसे पहले देखते हैं कि जीपी मीन्स क्या होगा। सो इट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब इसका मतलब क्या होता है देखो। समटाइम्स हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि अगर हमारे पास इस तरीके के कोई नंबर गिवन है 2, 4, 8, 6 एंड सो ऑन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एपी है। ठीक है, जिसको इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, या तो हम एडिशन करते हैं किसी खास नंबर या कांस्टेंट नंबर से जिसको हम लोग बोलते थे कॉमन डिफरेंस, और या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अगर तुम देखते जाओ तो +2 +2 +2 इस तरीके से करते हुए जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी एक इनिशियल नंबर को उठाएं और उसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हुए चले जाएं और नए नए नंबर्स को लिखते हुए चले जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एपी। लेकिन जीपी में क्या होगा, जीपी में हमें किसी भी सीक्वेंस को अगर गेट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और या करेंगे क्या, डिवीजन। किससे करेंगे, बाय अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सपोज कि हमने सबसे फर्स्ट नंबर लिखा 2। अब हमने वो कांस्टेंट नंबर लेट कर लिया है फिलहाल के लिए 2, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ गया 4। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 16। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 32। तो कॉरस्पॉन्डिंग वे में इस तरीके से देखते जाए तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसी भी नेक्स्ट नंबर को गेट करने के लिए हमें किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। जबकि एपी में क्या करना होता था, एपी में हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गेट करते थे। जीपी को गेट करने के लिए क्या करना है, किसी खास नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। जैसे 2, अब सपोज हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 हो जाएगा 6, अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 54 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर किया है मल्टीप्लाई बाई 3। दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। सपोज हमने लिखा 64, फिर हम लिख रहे हैं 32, फिर हमने लिखा 16, उसके बाद 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 बोलो या मल्टीप्लाइड विद 1/2, क्योंकि देखो 64 को अगर हाफ से इंटू करते हो तो 32 आएगा। 32 को अगर हम लोग हाफ से इंटू करें तो 2 1 जा और 2 16 जा, देखो ये कैंसिल हो गया। अब इसको हाफ से इंटू करोगे 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास एक जीपी तैयार हो रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में अगर देखना चाहें, सपोज हमने लिखा यहाँ पर 1, फिर हमने लिखा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 to the power 4, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई विद 3 कर रहे हैं। उसके बाद 1/2, अब इसको 1/2 से इंटू कर दें तो 1/4 हो जाएगा, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे पास जो है सीक्वेंसेस रहेंगे जिसमें जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वो किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए सीक्वेंस जो है ऑब्टेन हो रहा है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो किस में है, जीपी में है। ठीक है, जिसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अब हम लोग देखेंगे कि जीपी में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले गिवन हैं। ठीक है, 1 by 1 हम लोग उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में वो हमारे काम आए। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग देखते थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है,
जैसे हमने 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन ऐसे लिखा है। तो ये जो होता था वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1 से, और किसी किसी बुक में इसी को T1 से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड टर्म। इसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, A2 से। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ये हो गया A3 से डिनोटेड। देन यहाँ पर एक लास्ट टर्म होगा जिसको हम लोग AN से या TN से या समटाइम्स L से रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पूरे सीक्वेंस का एक लास्ट टर्म, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये हो गया तुम्हारा nth टर्म। अब देखते हैं क्या होता है अगर हम लोग A2 को A1 से डिवाइड करते हैं। देखो 4/2 करो तो वही आंसर आएगा जिससे तुमने मल्टीप्लाई करके इस सीक्वेंस को तैयार किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम A3/A2 करें तो 8/4 आंसर आता है 2। A4/A3 करें तो 16/8 आंसर आएगा 2। हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी टर्म को उठाते हैं उसका रेशियो विद प्रीवियस वन के साथ अगर निकालते हैं, ठीक है, उसके पहले वाली टर्म के साथ अगर उसका रेशियो देखें तो हमेशा आंसर आता है 2। जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उस सीक्वेंस को गेट किया गया था, इस नंबर को हम लोग यहाँ पे एक नाम देंगे क्या, कॉमन रेशियो। इसका नेम हो जाएगा क्या, कॉमन रेशियो। डिनोटेड बाई होगा क्या, स्मॉल r, ठीक है। ये डिनोटेड बाई किससे है, स्मॉल r से। इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हमारे पास लास्ट टर्म आ गया। और हमने देखा क्या कि दो कॉरस्पॉन्डिंग, दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे A3/A2 या A2/A1, इनका जो रेशियो है उनको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कॉमन रेशियो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 2। जो हमारा सेकेंड टर्म आया है वो कैसे आया है, अगर फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये रहा फर्स्ट टर्म और ये हो गया कॉमन रेशियो। अगर हम थर्ड टर्म को देखें यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब इस फर्स्ट टर्म को जब हमने कॉमन रेशियो से एक बार मल्टीप्लाई किया, दो बार किया, तो ये हो गया AR²। ऐसे ही अगर हम फोर्थ टर्म को पता करें तो हम देखेंगे कि यह आ जाएगा AR3। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो भी टर्म तुम्हें पता करना है R की पावर उससे एक लेस है। इसका मतलब कि अगर हम nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा AR⁻n-1। ये हमारा nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जीपी का हमारा पहला फॉर्मूला हो गया क्या, nth टर्म का फॉर्मूला AR⁻n-1। तुम्हें जो भी टर्म्स पता करना है R की पावर कॉमन रेशियो की पावर n-1 उससे एक कम रहेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे सपोज हमें सेवन्थ टर्म पता करना हो तो हम लिखेंगे AR⁻7-1 दैट इज 6, या डायरेक्टली इसको 6 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेवन्थ टर्म। तो ये तुम्हें नोट कर लेना है, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला हो गया क्या, AR⁻n-1। क्लियर है। यहीं से देखो अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना हो तो सपोज ये लास्ट टर्म हमारा क्या है, nth टर्म जिसको हम बोल रहे हैं ये L है, ठीक है। सो L इज इक्वल टू AR⁻n-1 होना चाहिए। तो A को अगर हम इधर लेके आ जाएं तो यह हो जाएगा क्या, L/A, यहाँ हो जाएगा R⁻n-1, ठीक है। अब अगर हमें R की वैल्यू पता करना हो तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू L/A की पावर 1/n-1। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा में हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि अगर A की पावर n इज इक्वल टू B हो, A की पावर n इज इक्वल टू B हो, देन A इज इक्वल टू होता है B की पावर 1/n। तो ये देखो R की पावर n-1 अगर इसके इक्वल है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, की पावर 1/n-1। ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है।
देन जैसे एपी में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें सीरीज़ के लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म पता करना है, जैसे हम लोग बोलते थे nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या जीपी में भी वो फॉर्मूला बनता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं क्या, nth टर्म फ्रॉम एंड। देखो सपोज कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि ये हमारे पास एक जीपी है और ये हमारा इस जीपी का लास्ट टर्म है। ठीक है, हमारे पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, बी। अब अगर हम इसका nth टर्म फ्रॉम एंड पता करना चाहते हैं, इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन से nth टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने सीक्वेंस को उल्टा करके लिख लेते हैं ऐसे, ए आर स्क्वायर ए आर और ये हो गया ए। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा नया कॉमन डिफरेंस होगा इस वाले सीक्वेंस का, वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा वो पहले अगर r था तो अभी 1/r हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा था कि अगर हमें nth टर्म पता करना है तो आंसर होता था फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का कॉमन रेशियो की पावर n-1, जो भी टर्म हम पता करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो अगर यहाँ पर हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म की जहाँ लिखेंगे क्या, b, कॉमन रेशियो तुमने देखा एक पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया, सो 1/r की पावर n-1। ये हमारा nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला हो गया, फ्रॉम एंड, दैट इज द लास्ट टर्म 1/ कॉमन रेशियो की पावर n-1। ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म फ्रॉम एंड। किसी भी जीपी के लास्ट से कोई भी पर्टिकुलर टर्म पता करना है, 5th 6th 7th कुछ भी पता करना, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी सब लोगों ने देखा कि अगर हमें nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से पता करना हो, जिसको an बोलते थे, तो ये था ए आर की पावर n-1। और फिर हमने देखा क्या कि nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर हमें पता करना हो तो ये क्या था, लास्ट टर्म, ठीक है, इनटू में 1/r की पावर, ये हो गया n-1। क्लियर है इतना? अब देखो अगर हम इन दोनों टर्म्स को इनटू कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग मल्टीप्लाइड विद nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, देखो r की पावर n-1, ये 1 की पावर कुछ भी रहेगा 1 हो जाएगा, ओवरऑल r की पावर n-1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a और इधर से बचेगा सिर्फ b, दैट इज a इंटू बी, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म। ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसको भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, nth टर्म, जैसे सपोज कोई तुम्हारे पास जीपी दिया गया है, सो 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इनटू 5th टर्म फ्रॉम एंड इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर ज़रूरत होती है तो। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे एपी में कभी हमें क्या करना होता था, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर लेट करने होते थे, अज्यूम करने होते थे कि रैंडमली ये नंबर एपी में है, अननोन कोई नंबर। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि हम लोगों ने एक पैटर्न सीखा था कि इस वे में हमें अरेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज़ हमें जीपी के लिए देखना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन जीपी अगर हमें 2 लेट करने हो या सपोज करने हो, अज्यूम करने हो क्या, 3 नंबर्स इन जीपी, तो हम लोग हमेशा लेट करेंगे a/r, a और AR। अगर हमें 4 नंबर
इन जीपी में लेट करने होंगे तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे ए आर की पावर 3, ए ये हो गया आर, ये हो गया ए आर, और ये हो गया ए आर की पावर 3। ठीक है, तो 4 नंबर कभी भी लेट करने होंगे तो इस वे में हम लोग अरेंज करेंगे। और यहीं पर अगर हमें 5 नंबर सपोज करने हो, 5 नंबर्स इन जीपी, तो हमारे नंबर कुछ इस तरीके से होंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, कॉमा ए आर की पावर 2। ये हमारे 5 नंबर कभी अगर हमें अज्यूम करने होंगे कि रैंडमली कोई 5 नंबर जीपी में है तो हम इस वे में उनको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन कोई कंडीशन बोलता है तो उन कंडीशन को लगा करके हम इन सभी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली ध्यान रखना है 3, 4, 5 से ज़्यादा रैंडमली नहीं आता है। ठीक है, मोस्टली 3, 4, 5 नंबर से लेट करने को होता है। ठीक है, तो हम लोग ये पैटर्न ध्यान रखेंगे। इन केस किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको भी सभी लोगों को नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोगों के पास सम ऑफ n टर्म्स के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको नोट करना है। देखो, कभी भी तुम्हारे पास क्या हो, सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, और n टर्म्स इन अ जीपी। ठीक है, ये देखने वाले हम लोग। ठीक है, कभी भी हमारे पास जैसे ये एक जीपी है ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर को b या an कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक जीपी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सम का फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि r क्या आ रहा है, हमारा जो r है कॉमन रेशियो है वो क्या है। ठीक है, तो तुम देखोगे क्या कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर r, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ से तुम्हारे पास 2 केसेस अराइज होंगे। ठीक है, एक केस ये होगा कि मॉडुलस ऑफ r, मॉडुलस ऑफ r का मतलब जैसे सपोज करो कि r इज इक्वल टू -12 आया। ठीक है, तो मॉडुलस r का मतलब ये हो गया कि हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, r की वैल्यू चाहे नेगेटिव आए कुछ भी आए, मॉडुलस लग गया, इसका मतलब हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर मॉडुलस ऑफ r तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, एक केस ये हो सकता है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ r तुम्हारा लेस देन 1 है। ठीक है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो Sn का फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स का, वो हो जाएगा a। अब क्योंकि r का मॉडुलस तुम्हारा क्या है, 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और अगर हमारा मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 है तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट टर्म 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर r की नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू होगी वही रखी जाएगी। ठीक है, मॉडुलस हमें सिर्फ इसलिए देखना है कि ताकि हम फॉर्मूले को डिसाइड कर सके कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है। ठीक है, तो r की वैल्यू पता करने के बाद उसका मॉडुलस लेना है। अगर मॉडुलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 है तो हमें सम के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि r इज इक्वल टू, इसी केस को देखते हैं, -12 है तो मॉडुलस ऑफ r क्या आया, 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे 0.5 आता है, तो 0.5 क्या है, 1 से कम होता है, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूले में r की वैल्यू प्लॉट करेंगे वो -12 ही प्लॉट करेंगे। मॉडुलस सिर्फ इसलिए देखना है कि फॉर्मूले को डिसाइड करना है कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर है इतना सभी को? इसके बाद कई बार हमारे सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज 8 + 88 + 888 + डैश डैश, या 9 + 99
प्लस 999 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो इसको मैनुअली हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट आंसर जो है कभी भी अगर हमें जल्दी में या किसी कंपटीशन में रिप्लाई करना तो वहाँ पे हम लोग सीधा सीधा आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए नोट करना है। वो जो 8 या 7 लिखा था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज हमने लिखा A फिर A, इसका मतलब समझ जाना है। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ तो ये 8 ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से इस तरीके से रखा है एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू nth टर्म्स। ठीक है, अप टू nth टर्म्स तक। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है क्या, कि तुम्हें सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर में लिखना है क्या, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ठीक है, यहाँ लिखना है 81 और ये जो भी नंबर था उसको इधर लिख देना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, तब जैसे वहाँ पर 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस इस तरीके से सीक्वेंस था तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या था, 8/81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस n 9 इंटू n। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद इसी में जो दूसरा पैटर्न हम लोगों को देखने का मिलता है वो ये है कि जैसे यही नंबर डेसिमल में रहेंगे, जैसे 0.8, 0.88, 0.888। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कभी नंबर हैं 0. जैसे हमने लिख दिया a प्लस 0.AA, 0.AAA अप टू n टर्म्स तक। तो इसका जो छोटा सा ट्रिक है वो क्या करना है, तुम्हें ब्रैकेट के अंदर में लिखना है n माइनस 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, और बाहर हो जाएगा a/9। बस इतना, जो नंबर यहाँ पे था उसको यहाँ पे लिख देना बस। ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। कई बार मान लो MCQ कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ब्रैकेट में कुछ सॉल्व रहेगा तो इसको देख लो सिंप्लीफाइड करके क्या वो आंसर कहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, बेसिक जो है तुम्हें ध्यान रखना है कि मेन आंसर लास्ट में जाके यही निकलता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जीपी में। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी अगर हम लोगों की लेफ्ट हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग जब एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस वीडियो में जितने भी जीपी के फॉर्मूले हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो अगला जो हमारा जीपी का प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं कि अगर, ये ध्यान रखना, इफ़ अ सीक्वेंस इज इन जीपी, अगर कोई सीक्वेंस हमारा क्या है, जीपी में है। ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस अगर जीपी में है हमारे पास, अगर हम लोगों का कोई सीक्वेंस पहले से ही जीपी में है और हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से, जैसे जीपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड ऐसे ऐसे है, इन सभी को किसी एक नंबर जैसे के से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, सबको के से मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। तो ऑब्वियसली जब ऐसा करोगे तो कुछ नए नंबर्स मिलेंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वो जो नए नंबर्स का सीक्वेंस है वो भी जीपी में होगा। क्लियर है इतना? सो हम लोग कहेंगे कि इफ़ ईच टर्म ऑफ अ गिवन जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट टर्म के, ठीक है, उस के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन द न्यू सीक्वेंस, ठीक है, विल ऑल्सो बी इन जीपी। तो वो जो नया सीक्वेंस हमें मिलने वाला है वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ध्यान रखना है कि अगर हम जीपी के जितने भी टर्म्स हैं उन सब का रेसिप्रोकल कर दें, जैसे सपोज यहाँ लिखा था 2 4, ठीक है, 2 4 8 16 इस तरीके से, और इन सब का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये जो नया सीक्वेंस आया है वो भी जीपी में होगा। ठीक है, जो नया सीक्वेंस आया है वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या सीखा कि अगर कोई जीपी है उसके हर एक नंबर को तुम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है,
तो या डिवाइड कर लेते हो तो जो नया सीक्वेंस तुम्हें मिल रहा है वो भी जीपी में होगा। और अगर उसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 सॉरी 8 16, अब इनका रेसिप्रोकल का मतलब क्या निकला कि इनको उल्टा करके लिखना है ऐसे। तो ये जो नया सीक्वेंस मिल रहा है ये भी जीपी में होगा, ये जीपी की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जीपी में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो उसको देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास क्या है, ए और बी कोई 2 नंबर हैं, हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर प्लॉट करना है, ठीक है। इनके बीच में एक ऐसा नंबर रख दें जिसको रखने के बाद ये तीनों नंबर जीपी में हो जाएं। तो ऐसे केस में इस वाले नंबर को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है किसका, बी और ए का, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ध्यान रखना जीएम निकालना हो किसका, ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ए एंड बी का, 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, उन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया 2 नंबर का। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में मल्टीपल हमारे जो ज्योमेट्रिक मीन होंगे वो क्या होंगे। सो देखो, सपोज कि ए और बी यहाँ पे हमारे 2 नंबर हैं, हम इनके बीच में कई नंबर प्लॉट कर रहे हैं, मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन। तो सपोज करो G1 हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये हमारा थर्ड ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये हमारा फोर्थ हो गया, एंड ये हमारा nth ज्योमेट्रिक मीन हो गया। क्लियर। तो हमने ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन, अब वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तुमसे बोल सकता है कि इनके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन प्लॉट करो या 6 ज्योमेट्रिक मीन प्लॉट करो, ठीक है। तो हमने फिलहाल सपोज किया है क्या कि यहाँ पर n ज्योमेट्रिक मीन रखे गए हैं। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर ये एक जीपी बन रहा है तो ये जो सेकंड नंबर है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन वाइज देखो तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, और अगर सीक्वेंस का देखो तो सेकंड नंबर। तो तुमने एक चीज़ सीखा है कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का सेकंड नंबर चाहिए तो AR की पावर 2 - 1, 2 - 1 क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो। तो ये जो सेकंड नंबर है तुम्हारा जीपी का, वही तो तुम्हारा G1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम सेकंड ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो वो हमारा इस जीपी का थर्ड टर्म है, तो वो होना चाहिए AR की पावर 2। अगर हम फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो वो इस AP का फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए AR की पावर 4। तो इन सभी से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमें अगर nth ज्योमेट्रिक मीन चाहिए होगा, nth ज्योमेट्रिक मीन, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, A × R की पावर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से देख लिया क्या कि जो भी ज्योमेट्रिक मीन चाहिए होता था R की पावर वही नंबर होता था। तो अगर हमें nth ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो हम यहाँ पर R की पावर क्या रख देंगे, n, ठीक है। अब इस हिसाब से जैसे मान लो कि कोई 2 नंबर दिए गए हैं, हमसे बोला जाए कि इनके बीच में जो है 5 ज्योमेट्रिक मीन पता करो, तो हम लोग इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर तो क्लियर होगा, लेकिन R जो है कॉमन रेशियो अभी भी क्लियर नहीं है, तो पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो nth ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन R की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन सिर्फ फर्स्ट नंबर था और लास्ट नंबर था। तो बेसिक बात यह आ गई कि कॉमन रेशियो क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को देखें और सपोज़ कि तुम्हें n ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, तो जीपी में कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स तो तुम्हारे ज्योमेट्रिक मीन वाले 1 और 2 इधर के। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो टर्म्स हैं वो हो जाती हैं n+2, ठीक है। टोटल टर्म्स हो गई तुम्हारे पास क्या, n+2। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो हमारा लास्ट नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर, फिर कॉमन रेशियो की पावर
टोटल जितने भी टर्म्स हैं उसमें से एक माइनस करना है। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे हो गए n+2 और इसमें से एक माइनस कर लेते हैं तो n+1 बच जाएगा। तो ये हो गया b/a r की पावर n+1। अब अगर हमें r की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, b/a की पावर 1/n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग r निकाल लेंगे। फिर हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म गिवन होगा, कॉमन रेशियो आ गया। अब हमें जो भी ज्योमेट्रिक मीन चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, लगभग तुम्हारे जीपी के सभी फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, उन्हीं को स्टडी कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इफ़ अगर वो दो नंबर जिनके बीच का अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन पता करना है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इन दैट केस जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। ठीक है, और अगर वो दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, इन दैट केस am इज़ ऑलवेज इक्वल टू gm होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो √a √b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे a और b क्या हैं, जिनका तुम्हें अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखना, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का nth टर्म, ठीक है, जीपी जो सीरीज फॉर्म हुई है उसके n+1 टर्म के इक्वल होगा ऑफ जीपी सो फॉर्म्ड। क्लियर है इतना? अब देखो दो चीज़ें और नोट कर लो। इफ a एंड b आर 2 नंबर्स, अगर a और b रैंडमली कोई दो नंबर हैं एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज कैपिटल A एंड ज्योमेट्रिक मीन इज कैपिटल G। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, तो वो दोनों नंबर कैसे आएंगे? देन जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा a प्लस √a² - g², और जो तुम्हारा सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा a माइनस √a² - g²। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज्ड होंगे। ठीक है, सो हम लोगों ने इस वीडियो में कुल मिला के जीपी के ऊपर जितने भी बेस्ड फॉर्मूला थे उन सभी को नोट डाउन किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले सभी लोगों को जीपी के ऊपर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने इस वीडियो में सीखे हैं उन सभी को याद करना है। ठीक है, इन केस अगर कोई फॉर्मूला लेफ्ट होता है तो वो हम लोग एक्सरसाइजेस में सीख लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।